बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना ये हफ्ता जो है बहुत अच्छा गुजारा होगा अपने से। कि मैंने मंडे को आपके लिए दुआ की थी कि हम और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना हफ्ता गुजारेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, गर्मी शिद्दत की है, लेकिन उसके बावजूद परवरदिगार का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम बहुत से लोगों से बेहतर है ये सोचना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कोई सवाल पूछना चाहूँगी अजीम आपसे। अच्छा जी, मेरे से सवाल हाँ सवाल ये है कि कभी ऐसा होता है कि क्योंकि आपकी अभी नई नई शादी हुई है, वैसे मुश्किल है, नई नई शादी में तो इतनी बहस नहीं होती, लेकिन आपकी कभी बहस होती है अपनी वाइफ के साथ? देखिए जी, दो मुख्तलिफ इंसान हैं, दो मुख्तलिफ सोचें हैं, दो मुख्तलिफ जहन हैं, तो ऑब्वियसली अब कहीं ना कहीं तो आपकी हो जाती है, छोटी मोटी नोक झोंक तो हो जाती है। आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा। बिल्कुल, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि आप जब एक साथ रहते हैं तो नॉर्मल कोई भी इंसान रहता है तो उसकी तो बहस होती है, नहीं नेचुरल है। अगर नहीं होती तो ये नेचुरल नहीं है, ये कोई मसला है। तो अगर होती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल है। तो इसमें सिर्फ यही कहा गया है माहिरीन की जानिब से कि अगर आपकी बहस होती है तो उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन जो है ना उसको जारी रखें। उसमें आधे माहिर तो हम खुद हो गए, वैसे हम भी माहिराना राय दे सकते हैं। माहिराना राय दे सकते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यानी आप नाराज़ होकर बिल्कुल एक खुले लाइन ना लग जाएं, एक साइड पे ना चले जाएं, बिल्कुल बात करना बंद कर दें, ये ठीक नहीं है। आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए या बैठकर उस मामले को देखना चाहिए। शहरबानो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ जो गुफ्तगू करें उसको बड़ा मोहतात रखें। मोहतात इन अ सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिनसे ट्रिगर होते हैं, वो जो सेंसिटिव है उनके लिए, तो उन चीज़ों पर बात ना की जाए तो बेहतर है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स का ख्याल रखें, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कि आपके पार्टनर को ये नहीं पसंद, ये पसंद है। कोशिश करें, वैसे 100% तो नहीं होता और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पेट होती हैं, वो आप ना चाहते हुए भी कर लेते हैं, जो अगले को गुस्सा आ जाता है या पसंद नहीं आती। तो इसमें यह है कि एक बात कर रहे हैं तो दूसरा खामोश रहे और उसके बाद कम्युनिकेशन को जारी रखें। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन बिल्कुल होनी चाहिए और लेकिन बड़ी एहतियात के साथ होनी चाहिए, हर बात करने वाली नहीं होती। तो मैंने सोचा आज स्टार्ट में ही थोड़ी ऑब्जर्वेशन शेयर की जा सकती है, क्योंकि हम अक्सर स्टोरीज ये सुनते हैं कि रिश्ते जो है ख़त्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो हम देख रहे हैं डाइवोर्स की जो रेशो है बहुत बढ़ चुकी है, 75% हो चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त हो चुकी है, हम समझते नहीं, हम कम्युनिकेशन क्लियर नहीं करते, और तीसरा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ये नहीं तो ये, और अगर ये ना हुआ तो मैं सर्वाइव कर लूँगा या कर लूँगी। तो सब्र और शुक्र से काम लें, तवक्कुल से काम लें, ये बेहतरीन ज़राए हैं अपने आप को सेटिस्फाइड रखने के। और जो एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट है ये होनी चाहिए, हर बार हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर देखना छोड़ दें और अपने से नीचे सिर्फ देखते रहे ना, तो ये भी आपको बहुत कहते हैं कि फ़ायदा देगी और आप लोग मुतमिन रहेंगे। तो ये एक छोटे से टिप हमारी तरफ से और एक माहिराना राय भी जो कि एक्सपर्ट्स ने बताई है रिश्ते को मजबूत रखने के लिए, वो भी हमने आपके साथ शेयर की है। तो अब बाकायदा कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात कर लें। जी, सैटेलाइट की बिल्कुल, वो बाकायदा खबर अब अपने नाज़रीन को पहुंचाते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में। वो ये कि पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जी MM1, जो कि अब खला में रवाना कर दिया गया है। बड़ी ही पॉजिटिव खबर है, इससे मवासलाती ज़राए बेहतर होंगे, कम्युनिकेशन बेहतर होगी, खलाई तहकीक और डिजिटल पाकिस्तान की जानिब जो एक बड़ा कदम है ये। और पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जी MM1, जिसे खला में रवाना किया गया है। स्पार्को का ये सैटेलाइट चीन के शीचांग लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया है और ये सैटेलाइट पाकिस्तान भर में टीवी नशरियात, सेलुलर फ़ोन सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस को बेहतर बनाने में मदद देगा। इसके अलावा सैटेलाइट अगस्त में अपना काम शुरू करेगा और अगले 15 बरस के लिए सर्विस फराहम करेगा। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साइंसदानों की शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद भी दी है। या हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। पाकसेट 1R 2011 में लॉन्च किया गया था और उसकी लाइफ 15 साल थी, 2026 में मुकम्मल होगी। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी खला में मौजूद है, PRSS-1, 2018 में लॉन्च किया गया था इसको। और अब जो है भेजा जा रहा है एक और सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको MM1 कहा जा रहा है। बड़ा ज़रूरी है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 खला में रवाना कर दिया गया है। स्पार्को का ये सैटेलाइट चीन के शीचांग लॉन्च सेंटर से भेजा गया है। शहरबानो, इससे एक तो जो सैटेलाइट की एक रेस चल रही है, सैटेलाइट्स को खला में भेजने की, स्पेस रेस जिसे बोलते हैं हम, पूरी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान ने अपना नाम जो है वो रजिस्टर्ड कराया बाकायदा तौर पर। लेकिन दूसरा जो फ़ायदा होने वाला है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, दूर दराज जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन उस तरह से बेहतर नहीं है, इंटरनेट की सर्विसेज उस तरह से नहीं है। फाइबर जो ऑप्टिक्स हैं उसके बारे में कहा गया है कि बेहतर होंगी
वायर्स जो हैं वो चूँकि इस तरह से नहीं पहुंचा पाती। कहा जा रहा है कि ये जो सैटेलाइट मिशन भेजा गया है ये इसलिए भेजा गया है कि वहाँ पर जाकर जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर मामलात ज़िंदगी बेहतर होंगे। बेहतर होगा जी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाते हैं कि जी जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया से मुतालिक वैसे तो इन दोनों ममालिक की सरहदें आपस में मिलती हैं, मगर इनकी दुश्मनी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मगर अब की बार हुआ ये कि जी शुमाली कोरिया ने हमले का एक नया अंदाज अपनाया है और कचरे से भरे हुए थैलों को गुब्बारों से बांधकर उन्होंने जनूबी कोरिया में गिरा दिया है। क्या आइडिया, ये कहाँ से आया? ये विजुअल्स देखें ना आप। और जनूबी कोरिया की हुकूमत ने जो मुतासरा मकामात है जहाँ पर ये कचरा गिरा है वहाँ पर फौज और केमिकल्स और बायोलॉजिकल जो तफ्तीशी टीम है अपनी वो वहाँ पर तैनात की है। नॉर्थ कोरिया जो है वो तो बहुत पीछे है। जनूबी कोरिया ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि शिमाली कोरिया का ये इकदाम आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है, शहरियों की सलामती को शदीद खतरे का सबब बना है ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ शिमाली कोरिया का मौक़िफ़ ये है कि ये इकदाम जनूबी कोरिया की कार्रवाइयों के जवाब में दिया गया है, जो अक्सर गुब्बारों और ड्रोन्स के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं, पम्फलेट्स और खाने की अद्वियात शुमाली कोरिया में भेजते रहते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, ये इस तरह से उन्होंने ये जो भेजे हैं गुब्बारे, इनमें कचरा था और तमाम कचरा जो है वो सॉफ्ट वॉर लग रही है एक बड़ी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से कचरा भेजा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने भेजा है साउथ कोरिया को, और साउथ कोरिया आप देखते हैं कि बहुत आगे निकल चुके हैं अजीम। तब नेक्स्ट 100 साल तो हम देख रहे हैं हमसे आगे ही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वो हमसे बहुत पीछे है, 200 साल पीछे है। मतलब अभी तक वो पत्थर के ज़माने में है, लाइट वहाँ बंद कर दी जाती है, वहाँ पर मामलात ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं मानी और उसके बाद कामयाबी उन तक नहीं पहुँची। तो आगे बढ़ें, सियासत की बात कर लें। ये मानने से सियासत का जिक्र आना चाहिए था। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुल्क की सियासत की। इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है? इस वक्त मुल्क की सियासत जो है जमूद का शिकार है, आगे बढ़ेगा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और सियासी जमातें इदारों के खिलाफ मैदान में आ गई हैं। चंद दिन पहले बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से हम देख रहे थे कि मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर की गई, जिस पर FIA ने एक्शन ले लिया और तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है। और इंक्वायरी में इस बात का तयन किया जाएगा कि बानी पीटीआई के अकाउंट से ये वीडियो किसने अपलोड की, क्यों की। इस वीडियो को लेकर बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट भी बंद होने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। और सेनेटर फैसल वाडा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस मामले पर पीटीआई पर पाबंदी लग जानी चाहिए। तो तमाम सूरत पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, तज्जियाकार सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ईम साहब, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप खैरियत से हैं? वी आर गुड, आप बताएं कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का फजल। सर, ये जो है बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से मुजीबुर रहमान की जो एक वीडियो, देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, हमने आधा मुल्क खोया है और जिस रविश और जिन रमूज पे खोया है, आज उनका जिक्र करके और उन्हीं की यहाँ पे जो है वो तरवीज करने की जो कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में बहुत बहुत सेंसिटिव बात है। रियासत के ख़िलाफ़ ही एक बहुत बड़ी, वैसे तो मैंने सुना है कि एक दो जगह के उन्होंने वो ट्वीट्स वापस लेने की बात की है, उनके प्रेसिडेंट हैं गौहर साहब, उन्होंने इसकी मजम्मत भी कर डाली है, लेकिन इनिशिएट होना ही मेरे ख्याल में लोगों के दिमाग में ये चीज़ डालने वाली बात है कि आज इस मुल्क को तशबीह दी जा रही है उन हालात से जो बांग्लादेश में थे, सकूत ढाका। तो वो सकूत ढाका में जो हिंदुस्तान का किरदार था, तो क्या हम ये भी कह लें कि इन बातों में भी उस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का किरदार है जो हिंदुस्तान आज पाकिस्तान पर लॉन्च किए हुए है? तो ये बड़ी खतरनाक बात है। इस तरह इसका पीटीआई की सियासत पर गहरा असर पड़ेगा, खतरनाक असर। किसी भी शख्स को इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए अपने दिल में और उनको ये हक देना चाहिए कि वो उस मुल्क में पॉलिटिक्स कर सकें। अगर वो वाक़तन इन्हीं रविश और इन्हीं रमूज पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और यही उनका एटीट्यूड है, तो इसको ऑब्वियसली जज्बातियत में भी करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो 23 करोड़ अवाम हैं उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान धड़कता है। सही। और वो किसी सूरत भी इस तरह के हालात पाकिस्तान में देखना या सुनना नहीं चाहते। और फिर तशबीह जो दी गई वो मेरे ख्याल में मेरे लिए तो बहुत नाकाबिले कबूल है। सही। क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ देखी थी। क्या माइंडसेट हो सकता है? याद है क्या माइंडसेट हो सकता है, क्यों किया गया? मेरा ख्याल है कि बस फ्रस्ट्रेशन है, अपनी शिकस्त, अपनी गलतियों को, अपनी जो हरकतें की हैं 9 मई जैसी,
उन पर नादिम होने की बजाय वो कसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, मजीद चीज़ों को एग्रीवेट करने की कोशिश की जा रही। किसी ने उनको कह दिया कि पावर टॉक्स टू पावर, वो मरियम नवाज साहबा ने कहा था, तो उस तरफ चल पड़े वो। सही। तो ये इस तरह होता नहीं होता। रियासत पाकिस्तान जो है, ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है? ब्लैकमेलिंग में नहीं है, ये इडियोसिटी है मुझसे, ये जहालत है। ये ब्लैकमेलिंग इस तरह नहीं होती। आप अगर बात करते हैं तो आप अपने कोई ऐसे एजेंडा सामने रखते हैं जो यकीनन लोगों के दिमागों में एक अच्छा असर छोड़े, ताकि आप उन पर जब अपना एक केस बिल्ड करें तो अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं कोई मुखासमत है तो आप उसको कवर कर लें इन ड्यू कोर्स। पर अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे माजरत के साथ, तो मैं तो नहीं समझता कि कोई सच्चा पाकिस्तानी जो है वो इस तरह की चीज को वाउच करेगा और इस पे उनकी तारीफ करेगा। फैसल वावड़ा साहब ने जो कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं, फैसल वावड़ा साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि इस पर पीटीआई पर पाबंदी लग जानी चाहिए। नहीं जी, पाबंदी तो छोटा लफ्ज है। अच्छा, ये तो बहुत छोटा लफ्ज है। पीटीआई तो एक पाबंदी तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में है ही। पीटीआई कोई ऐसी चीज नहीं कि उसको पाकिस्तान पे तरजीह दे दी जाए, या मुस्लिम लीग नून ऐसी कोई चीज नहीं कि उसको पाकिस्तान कोई भी पार्टी ऐसी, कोई भी नोबडी इज अबाउट पाकिस्तान ना। और अगर ये शख्स बैठ के जेल में ये समझ रहा है कि मैं इस तरह की गुफ्तगू करके पाकिस्तान के लोगों को एजिटेट करके पूरी रियासत के खिलाफ एक महाज खड़ा कर लूंगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया कि वो तो जेल में है और हमें नहीं पता कि ये कैसे अपलोड हुई है, किसने अपलोड किया है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर कहीं से भी ये बात आई है और सही तौर पे आई है, किसी ने वो जो फेक अकाउंट से कोई हरकत नहीं की, क्योंकि वो 5th जनरेशन वॉरफेयर में लोग हिंदुस्तान से पैसे लेके ये करते हैं ना, तो उनको पता भी नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि वो मुल्क के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं और किस बड़ी ग्रैंड साजिश का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात है ये, बहुत शर्मनाक। और ज़हीम साहब, दूसरी जानिब जो हुकूमत ने अदलिया के साथ एक टाकरा ले लिया है, देखें ये सूरत हाल आपको किस जानिब बड़ी शर्मनाक बात है। हुकूमतों का काम इदारों के दरमियान तनाव बढ़ाना नहीं, बल्कि उन फैसलों को तस्लीम करना जो अदलिया कर रही है। ये फिर वही बात आ गई ना कि आपकी मर्जी का फैसला नहीं है, तो आपने हुकूमत में होते हुए वो स्टांस जो गवर्नमेंट का होता है, जो प्रो स्टेट होता है, आपने उसको कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया। आपने एक ऐसे बड़े इदारे को, जुडिशरी को मिलाइन करना शुरू कर दिया कि क्योंकि आपकी तस्कीन नहीं हो रही रूह की कि जी किसी की जमानत हो रही। भाई लॉ कोर्स है ना, ये रिलीफ वाली बात है, आपको याद है उस दिन भी आपकी मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी। तो ये रिलीफ गलत है। अदलिया के फैसले बिल्कुल कानून के मुताबिक उन पर तनकीद का हक हासिल है आपको, पर आप ये नहीं कह सकते कि वो फैसले जानबूझ के रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि आपको जानबूझ के रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि ये आप और खास तौर पे अपोजिशन तो फिर ये बात कर सकती है, हुकूमत को तो ये बात ये भी नहीं देती कि सर अगर जानबूझ के रिलीफ देने वाली बात की जाए ना, तो दूसरी जानिब फिर हुकूमत की जानिब से ये तासुर जाता है कि जानबूझ के उनको जेल में रखने की भी कोशिश की जा रही है, जिस तरह के केसेस बन रहे हैं। और तो क्या जो केसेस इनके हक में हो रहे हैं आज, जो इनके केसेस वापस हो रहे हैं नैब के, वो भी यही हो रहा है। वजीर आजम साहब के, और तो वो भी यही हो रहा है। फिर हम ये कह दें ना, वो ये कह रहे हैं पीटीआई वाले, यार प्लीज हैव अ हार्ट। खुदारा इस मुल्क को अपनी मजमूम साजिशों से तबाह मत करें। अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ऑपोजिशन में अपना नाम, अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पे मत लगाएं। तो ज़हीम साहब को लग रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है? होनी चाहिए, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए। आप किसी को जज को, ये जज के एक पोडियम है ना, एक निज़ाम है, उस निज़ाम को आप कह रहे हैं कि जी आप काली भेड़े हैं, तो यार ये तो कोई तरीकाकार नहीं। माजरत मेरी, तो सियासतदानों में भी तो काली भेड़े हो सकती हैं। हो सकती नहीं है, मतलब काली भेड़े नहीं, वो वॉल है भेड़ों के। तो इन वॉलों को अगर कौम नहीं जान रही और किसी वजह से इस जमहूरियत को जो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, और जो कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का इस मुल्क में इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है, और एक जिसको कहते हैं अपनी ज़ात की एक का सिस्टम क्रिएट कर दिया है, और वो जमहूरियत जो पूरी दुनिया में, खैर मेरी तो उससे भी डिसएग्रीमेंट है, काफी मानी जाती है, उसको तबाह कर दिया। जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, मईशत का सबको पता है, आवाम जो है वो दिन रात रो रही है, मतलब बिजली के निर्ख बढ़ा दी गए हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, ज़रूरियात ज़िंदगी को तरस रहे हैं लोग। इस सब में हुकूमत अदलिया खिलाफ महाज जो खुल रहा है, कितना खतरनाक। बात यह है कि ये सब मसले मेरे और आपके गरीबों के लिए जी, हम मिडिल क्लास के लिए हैं, हम तो यही बात लोअर मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए। ये जो अरबपति खरबपति लोग हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अगर उनके घर का खर्चा 2 करोड़ रुपया है तो वो 2 करोड़ रुपया रोज का कमा लेते हैं, उनका इशू ही नहीं है। तो जब उनका इशू ये नहीं है, तो फिर उनका जो इशू है वो ये है कि जब हमारे पास इतनी दौलत है, हमारे पास पावर क्यों ना हो, फिर हम हर हीले वसीले से इस मुल्क के इक़्तिदार पे कब्जा करें। दोनों तरफ यही लोग हैं ना, एक ही तरह के लोग हैं, ये अरबपति खरबपति।
5 अरब रुपया तो चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो जो जिसके पास 5 अरब होगा वही आएगा ना मैदान में, हाँ मेरे जैसे खड़ा होगा, तो फिर ऑब्वियसली वो पजीराई नहीं हासिल कर सकेगा क्योंकि निज़ाम ही गलत है। तो क्या आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता? नहीं लड़ सकता, लड़ेगा तो वो हार जाएगा बुरी तरह, वो तो घर से नहीं निकल सकता। आम आदमी 50 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा भाई? 5 करोड़ नहीं ला सकता, 5 लाख नहीं ला सकता शरीफ आदमी। वो यही पैसे अपने बच्चों पे ना खर्च करे। तो टू स्टार्ट ऑफ आपको 5, 7, 10 करोड़ रुपया चाहिए और उसमें गारंटी नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं पूरा। तो ज़हीम साहब क्या हाल हो सकता है, कैसा सियासी निज़ाम ये हो सकता बात है? वही आ गई ना। अब आपको पहले क्योंकि इन सियासतदानों ने एक ऐसी रजीम बना के रखी है 75 बरस में कि उन्होंने लोगों को ट्रेन नहीं होने दिया। उनको पॉलिटिकल सियासत को, वो हम कहते हैं ना बच्चा को बड़ा शरारती हो, तेज हो, यार बच्चा बड़ा सियासी है, तो सियासत को गंद बना दिया इन्होंने। सही बात। और उन लोगों को ये तालीम नहीं आने दी कि हमने वोट किसको देना है, किस तरह देना है, किस लिए देना है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। ये वोट जो हम देने जा रहे हैं इसकी क्या की कदर और कीमत है, क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये इस मुल्क को संवारने में अपना क्या किरदार अदा करेगा। वो ये नहीं देखते कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। नवाज शरीफ को दे देना जी, इमरान खान को दे देना जी, जरदारी को देना जी। बात यह है कि भाई आपने ये देखा कि आप देने किसको जा रहे हैं वो, और वो क्यों नहीं देखते। उसकी एक भी ये भी वजह है कि वो जिसको देते हैं उसका वोट निकलता नहीं है। लेकिन ज़हीम साहब ये भी होना चाहिए फॉर्म ना, 45 और फॉर्म 47 आ जाता है। सिर्फ पावर फिर निचली लेवल तक भी तो आनी चाहिए ना, ताकि जो गली मोहल्ले में लोग हैं जहाँ वहाँ पर इक़्तिदार जिनके पास है वो फिर आपस में एक हेल्दी वे में कम्पीट तो करके दिखाए ना, ताकि लोग तयन करें वोट किसको। इसीलिए तो पूरी दुनिया में जो 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको आप लोकल बॉडीज का, लोकल गवर्नमेंट्स का, उनके पास सबसे ज्यादा इख्तियारात होते हैं। अब एक MP और MNA का काम नहीं है कि वो गलियां नालियां बनाए और जाके डिस्प्यूट सेटल करता फिरे लोगों का। उसका काम लेजिस्लेशन है, उसका काम नेशनल इश्यूज पर बात कर रहा है, प्रोविंशियल असेंबली का प्रोविंशियल इश्यूज पर काम कर रहा है। वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं जाके ठेकों की जी, कि मेरे इलाके में जो फंड लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, वो क्यों कितने लग रहे हैं, मैंने कितने लगवाने, ठेकेदार से मेरा क्या ताल्लुक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो लोकल बॉडीज का काउंसलर है वो तो डाइल्यूट हो जाता है जब जिसका दिल करे। कभी कोई आ जाता है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर, क्या था वो मुशर्रफ साहब के जमाने में, फिर वो आ जाता है बल्दियाती निज़ाम, जो आता है वो उसको अपने तरीके से तब्दील चेंज कर करता देता है। अजीम ज़हीम साहब, हम ये देख रहे हैं कि अजीम भी मिक्स हो गया और ज़हीम साहब आप दोनों मिक्स हो गए हैं। मुझे वो नवाज शरीफ साहब आ गए बिला मुकाबला पार्टी सदारत पे, लेकिन वो जब भी आते हैं वो पुरानी बातें करते रहते हैं। उनके आगे नया कुछ भी नहीं होता, उनके लिए कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। वो अब आपको यही बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, अब बताएं अब क्या करना है आपने। देखिए नई बात है कोई नहीं ना, वो क्या बात करें आप मुझे बताएं ना। वो जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, क्यों आ रहे हैं फिर? वो इसलिए कि बस मैं, मुझे मेरी पार्टी, मुझे वही कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी एंड ओलिगार्की, मेरा है सब कुछ। ज़हीम साहब, एक अरसे से तो हमने जो सियासतदानों को देखा है, मतलब हम लोगों ने जब से होश संभाला है, हमने कभी नहीं सुना कि कहीं पे कोई हेल्थ की बात हुई है, कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने की बात हुई है, हजूर ये बात तो तब होगी ना कि जब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस जो हैं वो बैठ के नेशनल इश्यूज पर गुफ्तगू करेंगे, तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा ना नीचे तक। जब ये बात इस तक पहुंचेगी नहीं, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं एक दूसरे से। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो अंग्रेजों ने बनाई थी और हमारे पे मुसल्लत करके चले गए हैं, उन्होंने ये भी कहा था साथ कि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यू हैव टू टॉक ओवर इश्यूज। एग्जैक्टली सही बात है। वो कहते हैं टॉक फाइट। आप लड़ेंगे भी, लेकिन आपने बात करनी है हर एक से, एक दूसरे नेशनल इश्यूज पर अपने कंसेंसस करना है, तभी तो उसके फवायद नीचे तक आएंगे। हमारी तो सर सियासत जीरो सम गेम बना दी पार्टीज ने, कोई सर्वाइवल का चांस ही नहीं किसी एक जमात के होते हुए किसी दूसरी जमात का। नहीं। वो सारी अपनी जो ताकत है वो लगा देते हैं बस अपने सियासी हरीफ को साइड पर लगाने के लिए। उसको जेल उस नैब में डाल दें, उस पर केसेस बना दें, उसको अंदर कर दें, तो वो 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल गुजर जाते हैं, वो कहते हैं कि जी अब आगे हमें तो काम नहीं करने दिया गया जी, अगर वो 2 महीने पहले निकाल दिया जाए उनको। अब 12-14 महीने पहले खान साहब गए, आप मुझे बताएं 4 साल में उन्होंने क्या तीर चलाए इस कौम के लिए जो आज कौम के सामने होते। एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं, 16 महीने ये आए, हम तो यूं कर देंगे, नहीं कर सके, जीत के आ गए, जिता के ले आए गए, जो भी हुआ फिर वही बात कर रहे हैं।
तो और हम कौम जो है वो 100 माशाल्लाह नौकरियां। इतनी समझदार है, इतनी मेरी प्यारी कौम, आई लव यू पाकिस्तान, मुझे वो इश्क है आपके साथ, आप इतने मासूम सीधे लोग हैं, मासूम इतने हैं। मासूम लोग हैं यार, आप फिर इन लोगों के पीछे लग जाते हैं, तो गॉड से 200 वैसे घर। लगते नहीं है, 60-70% तो वोट देता ही नहीं है ना, देते नहीं। तो वो जो 40% है वो बरादरी पर, बिरयानी के डब्बे पर, तो ज़हीम साहब, ताल्लुकात पर, जो गली नाली पर 60-70% वोट देता- नहीं दे रहा सर, उनकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है और कौन ये करेगा? बहुत बड़ा सवाल है। उनकी नुमाइंदगी रियासत पाकिस्तान को करनी चाहिए, वो इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि उनकी नुमाइंदगी करे, उनके मामलात का ख्याल रखे, क्योंकि देखें आप जब पोडियम देखते हैं ना, पिरामिड होता है गवर्नमेंट का, जी जी जी। उसके टॉप के ऊपर जो है वो रियासती इदारे होते हैं। जब रियासती इदारे चश्मपोशी कर लेंगे इन बातों से और कहेंगे ठीक है जी हमने तो दखल अंदाजी नहीं करनी, हमने दखल अंदाजी नहीं करनी, तो फिर क्या होगा? फिर ये लोग अपनी मर्जी से इस मुल्क को लूटेंगे भी, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने ताल्लुकदारों को नवाजेंगे भी, और गरीब आदमी के लिए कभी कुछ नहीं सोचेंगे। उन ज़हीम पर वक्त साहब, नहीं है। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, रियासती इदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए, 100% नहीं रहना चाहिए। वो तो खुद भी कई दफा कह चुके गलत हैं कि कहते हैं, हमारा मैं सियासत agree से नहीं करता, I disagree। क्यों नहीं लेकिन सर रहना एक चाहिए? नजरिया, एक सोच मुआशरे में भी ये भी है, जैसे अभी 9 मई के वाकयात को लेके अभी कल भी कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी इंपॉर्टेंट, और 9 मई के वाकयात के मामले में दोबारा जब जिक्र हुआ तो कहा गया जब तक माफी तलाफी नहीं होगी तब तक ये मामला मामला आगे नहीं settle बढ़ेंगे। तो फिर सर एक अवाम में सोच ये भी पाई जाती है कि सियासी बयानात हैं ये, मतलब सियासत से क्या लेना देना, कि क्यों माफी तलाफी यहाँ से हो जब अदलिया जैसा इदारा मौजूद है? माजरत के साथ तो मैं माफी तलाफी इस तरह के मामलात में माफी तलाफी के खिलाफ, तो फिर ये कर लेना, फिर रोज ये 9 मई होगा, रोज माफी मांग ली जाएगी, और आपका जो हज्जा घसाई होगी और जो आपकी रियासत की रूह जो है वो कमजोर होती चली जाएगी इवेंचुअली, और बिखर जाएगा शिराजा इस पाकिस्तान का। यही शुरू हो जाएगा ना, फिर आप हर एक को माफ करते जाए, फिर आप माफ कर दें उन तालिबान को भी जो आके यहाँ टेररिज्म करते हैं और बम चला के लोगों को कत्लो गारत करते हैं, फिर आप सबको माफ करते आप जाए। कह रहे हैं माफी नहीं होनी चाहिए? नहीं, किसी की भी माफी नहीं होनी चाहिए जो जुर्म करे यार, सही। ये कोई तरीकाकार नहीं है रियासत का काम। तो फिर सजाएं मिलनी क्योंकि चाहिए। जिसके साथ जुर्म हो रहा ज़हीम है, साहब, देखिए फिर ना, सजाएं मिलनी चाहिए। मजलूम जो है उसके साथ जो जुल्म हो रहा है उसका कोई तदारक भी ना हो, उसे माफी वो स्टेट ज़हीम से साहब, मांग फिर ले सजाएं और मिलनी घर चला चाहिए, जाए। सजाएं मिलनी चाहिए ना। हर उस शख्स को सजा सजाएं मिलनी। क्यों नहीं मिल रही? अब ये भी तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है भाई, क्यों ये केसेस खत्म नहीं हो रहे हैं, क्यों आप डिसाइड नहीं कर रहे? राइट और लेफ्ट, वो तो पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाए, बिल्कुल। तो फिर आप उनको सजा क्यों नहीं दे रहे? किधर सवाल है। इनकॉम्पिटेंस है, किधर कहीं नेपोटिज्म है, किधर सिफारिश चल रही है? इसका मैंने तो नहीं, मैं तो रियासत नहीं हूँ, सही। इसका रियासत इसको ढूंढ के निकालना है कि कहाँ पे चीजें जो है वो खराब की जा रही हैं, तो ये बड़ी डेंजरस बात है। फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप रियासत के जो है वो उसकी हिफाजत करने पे ठीक है, आप रियासत की हिफाजत के ज़ामिन हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़हीम साहब, आपने वक्त दिया और खूबसूरत तरीके से आपने गुफ्तगू की। बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। कराची में 1 जून तक हीट वेव का खदशा है, जबकि इस बार मामूल से जायद जून से अगस्त तक जो है वो मानसून की बारिशों की भी तवक्को की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, कैसे हैं आप? सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा बरसगीर हम देख रहे हैं शदीद गर्मी की लपेट में है, तो आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में कोई कमी मुतवक्के है? बारिश का आपने कहा था होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए गर्मी का सिलसिला अभी बरकरार रहेगा मिड ऑफ जून तक। बारिश का कोई ऐसी ख़ास बारिश नहीं है, अलबत्ता कुछ एरियाज़ में जैसे लाहौर और गिरदनवा हो गया, ऊपर सियालकोट, नारोवाल, इस्लामाबाद, झेलम, फिर गिलगित बल्तिस्तान और केपी में और कश्मीर के चंद एक इलाकों में है कि मेरे ख्याल में 4 या 5 जून को कह सकते हैं कुछ हल्की सी वेव आएगी, कुछ उधर से इंडिया साइड से कुछ करंट्स इस तरह से पेनिट्रेट करेंगी, तो कुछ आंधी वांधी चले, कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश है 2 दिन के लिए, 5 और 6 जून को हो सकती है, किसी जगह पे 4 जून को हो सकती है। तो ये ब्रीफ सा स्पेल है। अदरवाइज़ तो फिर जैसे हीट वेव आपने बताया चल रही है और ये इसी तरह से चलती रहेगी। हाँ, उन 2-3 दिनों में ज़ाहिर आंधी वांधी चलेगी तो टेम्परेचर नीचे आएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन बाकी जगहों में तो गर्मी रहेगी। अलबत्ता जो बहुत शिद्दत की गर्मी चल रही थी ख़ासकर सिंध में 50 से 52 की रेंज में टेम्परेचर पिछले 6-8 दिन से चल रहे थे, यानी 23 मई से ऑनवर्ड शुरू हुए थे, तो उसमें कदरे 3-4 दिन के लिए थोड़ी सी एक तरह से रिलीफ आएगा कि 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर थोड़े कम होंगे, यानी 46, 47, 44, 46 इस रेंज में अगले 3-4 दिन।
उस तक 3 जून तक या 4 जून तक। उसके बाद 5 से ऑनवर्ड फिर दोबारा वही रेंज 48 से 50 वाली रेंज वस्ती और बालाई सिंध में और जनूबी पंजाब में। सरफराज और साहब, सेंट्रल- शुमाली इलाका जात में कैसा रहेगा मौसम? शुमाली इलाका जात की मैंने आपको बताया कि केपी के जो शुमाली इलाके हैं उनमें है कुछ ना कुछ बारिश का इम्कान, और गिलगित बल्तिस्तान में है, और इसी तरह से कश्मीर में वही जो 4 जून से लेके 6 जून 7 जून वक्फे से ये जो सही। 3-4 दिन होंगे में है। अदरवाइज तो ड्राई वेदर ही है जनरली आगे चलकर भी। सरफराज उससे साहब, पहले- स्पेसिफिकली पंजाब और लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए जो गर्मी चल रही है ना, लाहौर में 45 तक मेरे ख्याल में कल टेम्परेचर मैक्सिमम चला गया था, और ये ट्रेंड रहेगा 3 जून तक, इसी तरह से गर्मी रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेस्टर्ली वेव हल्की सी अब इंटर होगी आज से कुछ एरियाज़ में, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में, वो कुछ ऐसी बारिश का बायस तो नहीं बनेगी, लेकिन उसके इंटर होने की वजह से जो हाई प्रेशर एक तरह से बहुत डोमिनेट किया हुआ था, ये थोड़ा सा शेक होगा। तो अगले 3-4 दिन थोड़ी सी कमी आएगी, यानी जो 46, 47 और 50 की रेंज में टेम्परेचर चल रहे थे वो नीचे आकर 45, 44 से 46 इस रेंज में। और लाहौर में भी अगले 3-4 दिनों में निस्बतन कम गर्मी होगी, जितनी बहुत शिद्दत की चल रही थी। फिर 4 जून से लेकर 5 जून या 6 जून, वो जो 2-3 दिन होंगे उसमें कुछ आंधी वांधी चलने, कोई हल्की बारिश का इम्कान है, तो उस दौरान में टेम्परेचर कम होगा। लेकिन 7 जून से ऑनवर्ड आप कह सकते हैं, 8 जून से ऑनवर्ड दोबारा से गर्मी शुरू हो जाएगी, जो मिड जून तक जारी रहेगी। सरदार सरफराज साहब, ये दुरुस्त है जी कि जून से अगस्त तक मामूल से ज़ायद मॉनसून बारिशें हैं? जी जून तो वैसे ड्राई है, कोई जून में तो ऐसी कोई सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। आप जुलाई और अगस्त में कह सकते हैं कि वो मामूल से ज़्यादा है। जो प्रॉपर मानसून जब शुरू होगा वो तो जुलाई में शुरू होता है। सही। तो फोरकास्ट देखिए वो जून से अगस्त तक फिलहाल की है हमारे मेट ऑफिस इस्लामाबाद में, तो आगे चल के वो जुलाई से ऑनवर्ड का करेंगे। तो प्रॉपर बारिशें तो जून के आखिरी हफ्ते में या फिर जुलाई में शुरू होने का इम्कान है मानसून की, और अच्छी बारिशें इस दफ़ा मानसून की एवरेजेस से ऊपर है, मामूल से ज़्यादा बारिशें मुल्क के बेशतर इलाकों में। हीट वेव से बचाव के लिए आप लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए कहेंगे? देखिए हीट वेव का जो देरपा हल है ना, वो तो जाहिर है आप मतलब ग्रीन स्पेसेस बढ़ाएं, आप प्लांटेशन करें, मैसिव किस्म मैसिव स्केल पे प्लांटेशन हो, और ऐसी मुहिम चलनी चाहिए जो साल साल चलनी चाहिए। एग्जैक्टली। और इसमें अब बहुत उस तरह से ना एक तवातर और तसलसल से ये सिलसिला चलना चाहिए, जब भी आप इसको टेम्परेचर को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो जितनी जैसे धुआं फैलाने वाली गाड़ियां हैं, आपके पोल्यूटेंट्स हैं, आपकी आबादियों में इर्द गिर्द कचरा फैला होता है, ये चीज़ें पूरे अपने माहौल को साफ़ रखें। अच्छा इमीडिएटली तो हम लोगों को ये एक तरह से मशवरा देते हैं, बेहतर मशवरा तो डॉक्टर लोग दे सकते हैं, लेकिन जो पीक हीट आवर्स होते हैं, आपको पता है 11 से 4 बजे तक का जो टाइम होता है, इसमें पीक हीट आवर्स होते हैं। इस दौरान ओपन सनलाइट में कम से कम एक्सपोज करें, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर दें, क्योंकि ठीक है, शिद्दत की गर्मी जो है वो पड़ेगी अभी जून तक, और उसके बाद जुलाई और अगस्त में हम देख रहे हैं बारिशें मॉनसून की बारिश होंगी। होंगी। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, कुदरती हुस्न से माला माल है हमारा प्यारा मुल्क, हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा पाकिस्तान मुनफरिद पहचान रखता है, और यही वजह है कि अक्सर गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान की सैर को आते हैं, और हालिया दिनों में हमने देखा है कि इस तादाद में इजाफा हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बहुत बैनुल अक़वामी यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स हमें मिलते हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल साइट्स और जो नॉर्दर्न साइड है बिलखुसूस, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो आपको ये बताते हैं कि जी चंद दिन पहले ही पाकिस्तान आई हैं एक इसी तरह से ट्रैवलर, तोनिया होप इनका नाम है, तोनिया होप इनका नाम है जी। अभी उन्होंने ज्वाइन किया, हमें उनसे बात करते हैं कि इनका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस कैसा है। Tonia, welcome to Suno Pakistan. How's you, and which cities or places did you visit in Pakistan? How was your experience so far? Hi, I'm good, thank you. So we visited Lahore, Islamabad, Skardu and Hunza and a bit of Gilgit. And my experience was really good. I had a very good time over the few weeks that I was there. Did you try any Pakistani traditional food? And which one you like the most? Oh my gosh. This is a tough question because we ate a lot of delicious food across everywhere we were. But I really enjoyed a food in the north. I actually wrote down its name, but I can't remember it to hand. But it was like a spinach pasta dish, which was absolutely 10 out of 10. So that was probably my favorite food.
and we ate while we were there. पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया, बहुत अच्छा खाने बहुत मज़े के थे। और ओवरऑल लोगों के बारे में जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि लोगों का जो हमारे साथ रवैया था वो बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से लोगों ने हमें वेलकम किया। हमें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ऐसा है, मेरा पाकिस्तान ऐसे खूबसूरत है मेरे पाकिस्तान के लोग। और जो भी यहाँ पर आता है, ये पहले ट्रैवलॉग नहीं है, इससे पहले बहुत से ट्रैवलर्स से पहले काफ़ी ट्रैवलर्स जो हैं वो पाकिस्तान आए गैर मुल्की, और मेरी तो एक दफ़ा बाकायदा बातचीत हुई, 3-4 लोग थे जिन्हें हमें कवर भी किया और सुनो पाकिस्तान का वो हिस्सा भी बने। उन सब का भी यही कहना था कि वो इससे पहले मुतादिद ममालिक है जहाँ पर घूम फिर चुके हैं, और पाकिस्तान बड़ी देर से उनकी लिस्ट में था कि जिन जगहों को वो देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं, अच्छा ये वीडियोस भी चलाए जा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से वो एंजॉय करिए नॉर्थन एरियाज में मौजूद है हुंजा के। हाँ, उन्होंने कहा मैंने लाहौर, इस्लामाबाद, हुंजा और एक दो और एरियाज का नाम बताया उन्होंने कि वहाँ मैंने विजिट किया है। बल्कि मुझे अच्छा लगता है ये सुनकर, और इस बात का अफसोस भी होता है कि हम जिन भी फॉरेनर या ट्रैवलर्स को लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो हमें उन एरियाज़ के बारे में बताते हैं विज़िट करने का जिनका शायद हम पाकिस्तानी भी अभी तक विज़िट नहीं कर सके। पता नहीं क्यों नहीं कर सके, लेकिन नहीं कर सके। बाहर जाते हैं लेकिन हम अपने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं कर सके। अच्छा, वो हमने एक्सप्लोर इसलिए नहीं किया अभी तक वैसे क्योंकि जो पाकिस्तान की टूरिस्ट इंडस्ट्री है मेरे ख्याल से वो उस तरह से फुल फ्लेज डेवलप नहीं है, उस तरह से सहूलियात नहीं मिल पाती है, जिसके बायस लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं दूसरे ममालिक को घूमने फिरने का। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी बड़ी शानदार जगह उन जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर करें, और इस तरह से हमारी टूरिस्ट जो इंडस्ट्री है उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराम करे ताकि जितने फॉरनर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो इंजॉय करें, मज़ीद सयाह आएँ और मज़ीद उनको पसंद आए पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसकी कदर करें, इससे मोहब्बत करें, इससे प्यार करें। पाकिस्तान के लोग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, और मोहब्बत, प्यार, एहसास और मेहमान नवाजी तो उन पर ख़त्म है। अब हम सेहत से मुतालिक बात करते हैं कि आजकल ज़िंदगी जितनी तेज़ है उसमें बहुत ही कम वक्त मिलता है, या लोग वक्त नहीं निकालते अपनी सेहत का ख्याल करने के लिए और फिट रहने के लिए, वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ टिप्स लेने की कोशिश करते हैं किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखा जा सकता है। फिटनेस एक्सपर्ट हाफिज़ खालिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। खालिद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। हमें ये बताएं कि फ़िटनेस का राज क्या है, एक तो आपका। दूसरा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्रेकफास्ट की। सख्त गर्मी है, ब्रेकफास्ट करने को दिल नहीं करता। ऐसे कौन से ब्रेकफास्ट हैं जो हम खा सकते हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखें और हम उससे मोटे भी ना हो और गर्मी में खाए भी जाएं? अच्छा, एक तो ये है कि जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ना जी, तो एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, आप इसबगोल का छिलका जो है ना पानी में मिक्स करके ज़रूर लिया करें सबसे पहले। सही। ठीक है, वो ऑल द डे आपकी बॉडी को हेल्प आउट करेगा, उससे आपका पेट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में आपकी गट हेल्थ जो है थोड़ी ख़राब होती है। जी जी। तो बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं खानों में, बाहर अंदर से जब हम खाना खाते हैं तो उससे थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो हाफिज़ साहब ये भी बता दें कितना इसबगोल, कितनी क्वांटिटी, लाइक पानी 1 टेबल स्पून डेली, 1 टेबल स्पून पानी में डाल के, अगर आप डेली नहीं ले सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर लें आप। सही। अपनी डाइट में रात को मैं ये समझता हूँ कि जो नट्स हैं उसको रात में पानी में भिगो के, आप डेट्स, नट्स और इंजीर पानी में भिगो के रात को रख लें, सुबह उठ के मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट उसका करें, और साथ एक कप दूध का ले लें। और इंजीर जी, और उसमें यह है कि आप 1 कप दूध का ले लें, साथ नीम गर्म या हस्बे जैसे भी आपकी तबीयत के मुताबिक आप गर्मियों में तो ठंडा ही पिया जाता है। यस, तो वो आप सुबह उसका ब्रेकफास्ट करें। एक बात याद रखें भाई, आज दुनिया में 90% बीमारियां जो हैं वो डिप्रेशन से हैं, 10% बीमारियां हैं अदर चीज़ों से, और जो 90% बीमारियां हैं उसकी वजह है डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो है वो किससे होता है? सुबह सुबह खाली पेट जब हम काम पे चले जाते हैं, खाना नहीं खाते, पेट भर के ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन की 100 से ज़्यादा कॉजेज़ हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन की सबसे बड़ी कॉज ये है कि हम सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। सही। तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करें, हेल्दी करें। यस, देखिए ब्रेकफास्ट में आपका जो गुड फैट्स है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें आपकी बराबर होनी चाहिए। जब तीनों चीज़ें आप इक्वली लेंगे तो आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होगा, और ब्रेकफास्ट जो है ना बहुत हेल्दी करें। तो खालिद साहब, जो एक रूटीन का ब्रेकफास्ट होता है, ज़्यादातर लोग ब्रेड, एग, अंडा, डबल रोटी खाते हैं, साथ दूध या चाय पीते हैं। अच्छा, बेहतर है कि ब्रेड से अवॉइड करें, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, फाइन है, मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग। यानी ये वही बात आ गई, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 वाइट पॉइजन जो है आपके लिए डेंजरस है, जिसमें सॉल्ट है, शुगर है और फाइन है, मैदा जिसे बोलते हैं। तो ये ब्रेड क्या है? ब्रेड भी मैदा ही है।
हम इसकी तसल्ली के लिए हम ब्राउन ब्रेड को बड़ा लाइक करते हाँ जी, हैं brown कि bread ब्राउन खा ब्रेड लेते हैं। खानी वो भी चाहिए, मैदा ही। जबकि वो भी मैदा ही है। उसमें क्या है, जस्ट हल्का सा कलर किया हुआ, बल्कि ब्राउन ब्रेड ज़्यादा डेंजरस इसलिए है कि उसको केमिकल लगा के उन्होंने थोड़ा ब्राउन किया हाफिज होता है। साहब मुझे नहीं समझ आती, जो भी एक ट्रेनर आता है ना वो नई से नई कहानी सुना देता है, हम माने किसकी? आप कह रहे हैं ब्राउन ब्रेड अच्छी नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट आके ये ब्राउन ब्रेड खाओ, जी जी दूसरा ट्रेनर आएगा वो कहेगा ये सब कुछ खाओ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए ना आपको खुद स्टडी करना चाहिए, हर बंदे को, हर इंसान को, कि क्या बेटर है। और हर किसी की बॉडी पे उसका डिफरेंट इफेक्ट। देखिए, मैन टू मैन वेरी करती है ये बात, हर बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट है। तो अगर आपकी खुराक जो है वो हर बॉडी को ज़रूरी नहीं कि वो सूट करे जो मैं बता के जाऊँगा या कोई बता के जाएगा। जी आपकी गट हेल्थ कैसे बेहतर रह सकती है, दुनिया में हर इंसान को पता है मैंने फिट कैसे रहना है। हर इंसान, मैं कहता होता हूँ सिगरेट पीने वाले बंदे को पता है इसका क्या नुकसान है, लेकिन हर वो मोटे पीता है। बंदे को पता है मैंने पतले कैसे होना है, लेकिन इसके बावजूद करते नहीं हम हैं। कर रहे हैं। ठीक, और मैं समझता हूँ इंसान को इतना नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए कि भाई मुझे किसी नॉलेज की जरूरत ना हो, मैं अपना नॉलेज खुद ही हूँ। अजीम ब्रेक में कह रहे थे कि हम इस दफा ना थोड़ा डिफरेंट करेंगे, हम सवाल पूछेंगे कि अनफिट रहने के लिए क्या करना चाहिए। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, हम रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत कुछ भी करने की जरूरत, जो कर रहे हैं बस यही करते जाए। है, तो बहुत आगे। हाँ जी, और मुझे यकीन है कि अनकरीब इंशाल्लाह जल्दी खबर आ जाएगी। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर करे सही। अच्छा आप ये हमारे बताइएगा, प्रोड्यूसर को ना पेट की चर्बी का बड़ा मसाइल है। वो कह रहे हैं कि बॉस में गर्मा में ना ज्यादा सांस लेते हुए मसाइल होते हैं, क्योंकि आपकी पेट की चर्बी बढ़ गई होती है, तो एक्सरसाइज फैट भी आप कैसे नहीं कर लूज किया जा सकते। सकता सर जी देखिए, फैट बातों से तो लूज Belly होना fat। नहीं है, बेली फैट बातों से तो लूज होना नहीं है। तो जैसे पुरानी माइयाँ कहती थी ना, अल्लाह कीता तो हो जाएगा, ये फिर भी नहीं होना। अच्छा। ये आपको मेहनत करने से ही होना है, करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, इसके ऊपर जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पालेंगे। अच्छा खालिद साहब, एक चीज़ बड़ी मैंने देखी है सारे मर्दों में ऑलमोस्ट कि जिनका वजन जब बढ़ना शुरू हो जाता है, बैली फैट नहीं जा रहा सर, बाकी मतलब रनिंग भी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बाकी मसल्स ठीक हैं, सिर्फ बैली फैट जो है ना। सर जी एक्चुअली बेली फैट का ताल्लुक डायरेक्ट हमारी ईटिंग हैबिट से है। हाँ, खुराक। हम ईटिंग हैबिट अच्छी जब तक नहीं करेंगे तब तक बेली फैट नहीं जाएगा। और एक बात याद रखें, आपकी पूरी बॉडी में कोई पार्ट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर फैट हो और वो फैट वहाँ से कम होनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। आपकी पूरी बॉडी का वजन कम होता है, पूरी बॉडी का वजन ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है जिस एरिया में आपकी फैट ज़्यादा है उस एरिया की एक्सरसाइज ज़्यादा आप अच्छी करें। सही। और सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूट्रिशन जो है ना वो आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है उसको कम कैसे करना है। तो मैं कहता हूँ मुंह को ना जिप लगा लें, यहाँ पे रोक लें। आप ये ना पूछें मर क्या जाए, खाना कुछ भी ना चाहिए। खाएं। नहीं बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, आप सब कुछ खाएं, हर हलाल चीज़ खाएं, लेकिन थोड़ी खाएं। मैं अना रवि के साथ मैना रवि के साथ देखिए, जब हम किसी को अलाउ करते हैं ना कि आप ये खा ले, वो क्वांटिटी देखिए, एक रोटी का डिस्क साइज जो है 7 इंच की रोटी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में, एक रोटी आप दिन में खा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी रोटी को 3 गुना पेड़ा उसका बड़ा कर लेंगे तो फिर मैं वहाँ क्या मतलब एक क्या रोटी बनाई इतनी बड़ी। एक रोटी अच्छा बनानी तो खालिद साहब ऐसा मतलब कभी हुआ आपके साथ कि आपने किसी को कहा एक रोटी खाओ, 3 मैनी रोटी? टाइम मैंने कहा आपको एक रोटी, सर मैं एक रोटी So खा रही हूँ। मैं कहा अच्छा वो क्या साइज होता है आपकी? मेरी मामा का हाथ बहुत बड़ा है तो वो हमारा तवा भी बहुत बड़ा है। तो एक रोटी लंच में, एक डिनर में, ये फाइन है। एक रोटी मतलब सर ये जी, size, रोटी 24 घंटे standard में सर size। एक ही बस, एक ही 24 एक ही। देखिए सर रोटी और जो राइस है ये फीकी चीनी है सर, ये उतनी ही डेंजरस है जितनी मीठी अच्छा चीनी खालिद है। साहब, अब ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर घरों में जो खाना बनता है वो तो सर ऐसा ही बनता है। सर देखिए रोटी बनती है, वही लंच में भी लोग खाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वही डिनर में भी खालिद साहब खाते हैं। स्टैंडर्ड सालन साइज बनता क्या है रोटी का? इंडिया में तो रोटियां छोटी होती हैं, देखिए, पाकिस्तान में ये साइज आई थिंक। ये पाकिस्तान में साइज थोड़ा बड़ा है। अच्छा हाँ जी। इंडिया वाला साइज? इंडिया वाला साइज तो बहुत छोटा है, उससे तो उससे कुछ भी नहीं थोड़ा सा बनेगा। बड़ा कर ले। देखिए 7 इंच का जो साइज होता है ना डिस्क साइज, जी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। आपकी बॉडी की नीड इससे पूरी हो जाती है। देखिए इंसान वाहिद जानदार है पूरी दुनिया में, अपने कद और अपने वेट के लिहाज से बहुत थोड़ी सी खुराक से भी जिंदा रह सकता है। इसको बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत नहीं है। आपको पता है 2-3 डेट्स और 1 कप दूध का आपके 24 घंटे निकाल सकता है, और 24 घंटे आपको किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, वीकनेस नहीं हो सकती। अल्लाह ने ऐसी पावर रखी है। नहीं, लेकिन ये खाने के बाद भी घंटे 2 घंटे बाद जिनको भूख लगना शुरू हो जाए, महसूस होना शुरू हो जाए, तो वो आपका माइंड ट्रिक कर रहा है आपको, आप ना खाएं कुछ, सर क्या करें? आपकी बॉडी आदी हो गई है मंचिंग की। देखिए बकरी सारा दिन मंचिंग करती है, सही है। शेर जो है वो एक दफा शिकार करता है 2 दिन भूखा रहता है। ठीक है, बात ये है कि डिपेंड आप पे करता है आपने बकरी बनना है कि शेर बनना है। सही। सारा दिन खाने से कभी भी आप हेल्दी नहीं रह ये सकते। तो आपने बड़ा सख्त मिसाल दी।
हाँ, इसलिए मैंने कहा आपको बताऊं। शेर बने फिर सारे। सर जी शेर बनना चाहिए। सर जी अगर आपने बॉडी को गिफ्ट करना है तो भूख गिफ्ट करें, भूखा रखें इस बॉडी को, 12, 16, 14 घंटे भूखा रख के देखें आप कितने फिट होंगे माशाल्लाह। जैसे रमजान में हमें मौका मिलता है यस, देखिए बॉडी बॉडी को को नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ही आपको ऐसा गिफ्ट मिला। और इसी रूटीन के साथ जिस तरह का डाइट प्लान आप बता रहे हैं उसके साथ फिर वर्कआउट किया जा सकता है। जैसे जो लोग अब जिम के शौकीन हैं, जो मसल गेन करना चाहते हैं, उनके लिए तो फिर डाइट प्लान टोटल डिफरेंट होगा ना। सर जी इसी डाइट प्लान के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है। सर बताएं ना सर प्लीज कैसे। कोई स्पेशल डाइट प्लान की जरूरत नहीं है। देखिए बात पता क्या भाई, आपकी बॉडी की कैलोरी नीड है 2000 कैलोरी आपकी बॉडी की नीड है फिट रहने के लिए, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है, अगर आपने वेट लॉस करना है अपना तो 2000 कैलोरी जो आप ले रहे हैं उसको 1500 लेनी शुरू कर दें आप, ठीक है। अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो 2000 की जगह 2500 कैलोरी लेने शुरू कर दें आप, ऑटोमेटिकली बात है आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक बात है कि वेट लॉस करने की, देखिए कम से कम खाएं, जितना कम खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। मैं कहता हूँ कि आप एक बात याद रखें कि भूख लगी हो तो खाएं, भूख लगी हो तो छोड़ दें। और भूख हो तो छोड़ दें। यस मैम, भूख लगी हो तो खाएं और भूख थोड़ी रख के भूख लगी हो तो छोड़ दें, सुन्नत भी यही है। हमारा दिन भी है। आज हम देखें ना, जब तक 2-3 रोटियां ना खा लें, 2 प्लेटें चावलों की ना खा लें हमारे, उसके बाद फिर हमने मीठा भी खाना है, फिर हमने चाय भी पीनी है, ग्रीन टी भी पीनी है, अच्छा कुछ और आ गया तो हमने वो भी। आप यकीन माने बैल जानवर, उसके आगे एक दफा आप खाना रखें, वो एक दफा खाना खाने के बाद दुनिया की कोई चीज उसके आगे रखें, सर वो मुंह साइड पे कर आप हमें 5 पॉइंटर्स बता दें, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कि हमें सुबह से शाम तक क्या क्या खाना चाहिए, किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी डाइट को। देखिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करें आप, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स जितने भी हैं उसको ऐड करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेंटल सूप जिसे हम दाल बोलते हैं, लेंटल सूप आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। आप मूंग की दाल में हाई प्रोटीन है, जैसे राजमा है, राजमा जिसे बोलते हैं, रेड बीन्स है, रेड बीन्स जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, जहाँ तक बात है पानी जो है ना, आजकल चूँकि 10 से 12 घंटे पानी का कोशिश करें आप कि पानी जो है 10 से 12 गिलास जो है ना, हर एक घंटे में भी 1 गिलास पिएंगे ना तो आपके 12 घंटे में 12 गिलास इजीली हो जाएंगे। आप नींद के 8 घंटे बीच में से स्किप कर दें। पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, आप अपना पानी ज़्यादा रखें। और जहाँ तक बात है प्रोटीन आपकी जो है वो कैसे पूरी होनी है, सबको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एग्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। एग अगर खाना चाहिए डेली एक एग लेना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि डेली 6 एग भी खा सकते हैं, लेकिन जर्दी एक खानी है आपको। उसकी जो योक है वो सिर्फ एक खानी है। सफ़ेदी जो है उसकी जो वाइटनिंग है वो आप चाहे मैम आप 6 खा लें, 8 खा लें, 10 खा लें, नो मैटर, कोई मसला नहीं है। बल्कि ज़्यादा अच्छा आपकी बॉडी की प्रोटीन पूरी हो जाएगी, ठीक है। जितना कम खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे आप। मीट कितना खाना चाहिए? मीट कितना खाना चाहिए? मीट में देखिए, अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपको वाइट मीट पे आना पड़ेगा। फिश खा लें, चिकन खा लें। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो रेड मीट पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेट कम करते हुए रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो फिर वेट कम नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। रेड मीट में बहुत अच्छा मीट है बीफ जो है, मैं हमेशा मेरा ये मानना है कि ये सेहतमंदों की ग़िज़ा है। बीफ के बारे में तो कहते हैं ये बीमारियां लेके आता है, हमारा दीन भी ये कहता है। डॉक्टर जब आप बीमार होते हैं ना, डॉक्टर सबसे पहले आपको कहता है बीफ ना खाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बीमार है ना, आपको बीफ मना है। बीफ तो है सेहतमंद लोगों के लिए। अच्छा, मटन जो है वो आप बहुत अच्छी चीज़ है, वो खा सकते हैं, लेकिन बीफ हर बंदा नहीं डाइजेस्ट कर सकता उसको। मटन हर बंदा डाइजेस्ट कर लेता है, बात ये है। तो राणा साहब, रेड मीट बहुत अच्छा है। मीट प्रोटीन दुनिया की सबसे अच्छी प्रोटीन है, ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आपने खाना है अपने डाइट में मीट, अगर प्रोटीन लेनी है तो मीट प्रोटीन बहुत ठीक है। आपका पॉइंट आ गया, स्टार्ट हम करें फ्रूट्स से, फिर वेजिटेबल्स, फिर उसके साथ दालें और उसके बाद फिर हम प्रोटीन का भी खास ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज खालिद साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंतहाई अहम सेगमेंट है हमारा, बात करेंगे क़याम पाकिस्तान के इस्लामी और रूहानी पहलुओं की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से मुतल्लिक, उनका किरदार और उनकी तालीमात क्या हैं, जिनके दरबार में हाजिर होकर अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म इल्तिजाए मुसाफिर भी पेश की। तो हमारे साथ आज हमारे गेस्ट रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आप। फ़हद साहब कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं, आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो हमें ये वाला वाक़या बताएं, इल्तिजाए मुसाफिर वाला। हम चाहेंगे कि ये सारे वाक़े में ये वाला वाक़या भी हमारे जी, इल्तिजाए मुसाफिर ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त एंगल है। और क्योंकि हम स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स ये सेगमेंट बार बार देख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो जितने भी औलिया अल्लाह हैं, असल में ये हज़ार साल से
700-800 साल से इस खित्ते के अंदर इस्लाम की ईंटें लगा रहे थे जी, और वो बिल्डिंग जो है 1947 में कंप्लीट हुई कंप्लीट है। हुई। तो हम ये सूफिया का जो तस्करा कर रहे हैं ख़ास मकसद से कर रहे हैं सही। कि वो हस्तियां जिन्होंने आके यहाँ पर इस्लाम को फैलाया और इस्लाम के चिराग को रोशन किया, दैट इज़ वाई वी आर पेइंग दिस ट्रिब्यूट। और आज हम जैसे आपने ख़ुद भी फरमाया सुल्तानुल मशाइख जी, महबूब इलाही महबूब इलाही, क्या बात। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, क्या अजीम शख्सियत। और बड़े सग़ीर में ख़ास तौर पे जो चिश्ती ट्रेडिशन है, चिश्तिया के बुज़ुर्गों ने बड़ी एफ़र्ट की है। आप जस्ट इमेजिन करें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपना घर छोड़ के, ईरान के रहने वाले थे, वो छोड़ के आउट ऑफ नोवेयर वो राजस्थान को उन्होंने अपना मस्कन बनाया। ख्वाजा काकी के वालिदैन ने बुखारा छोड़ा, उशी काकी उन्हें कहते हैं, बुखारा, समरकंद और फिर फ़रगाना छोड़ा और वो यहाँ पे आए। तो ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, किसी को भी अपना घर छोड़ना ना, और उस दौर में कोई ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट कोई फूलों की सेज नहीं थी कि आपको वेलकम करेंगे यहाँ पे। ये खतरों का घर था। तो ये औलिया अल्लाह ही आए हैं यहाँ पे। तो ये चिश्तिया की ट्रेडिशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, उनके मुरीद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, और बाबा फरीदुद्दीन के मुरीद सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया। अब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, ये जो हमारे ट्रेडिशनल अलूम है ना, इनके भी मास्टर थे। सही। 20 साल की उम्र थी और उस दौर में जो उलमा का कोर्स होता था वो इन्होंने 20 साल की उम्र में कंप्लीट किया। और ही वांटेड टू बी अ जज। उस दौर में जो उलमा होते थे वो काजी बनना चाहते थे। ये उस दौर का हम कह सकते हैं CSS होता था। अच्छा। ये उनकी सिविल सर्विस थी। तो जो उस दौर में काजी बन जाता था उसकी एक बड़ी अच्छी उसको सैलरी, पर्क्स और ज़माने के अंदर उसका नाम होता था और उसको प्रेस्टीज पॉइंट्स मिलते थे। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे हज़रत नजीबुद्दीन, तो उनके पास गए और कहा कि हज़रत दुआ भी करें और कुछ हम कोशिश भी करें कि मैंने ये रिलीजियस कोर्स कर लिया है तो मैं अब सिविल सर्विस में इंडक्ट हो जाऊं और मुझे काजी बना दिया जाए। तो हज़रत नजीब ने कहा कि तुम्हारा मुस्तकबिल ये नहीं है, तुम अजोधन जाओ और बाबा फरीदुद्दीन के पास जाओ। अजोधन मौजूदा दौर का पाकपतन, बिल्कुल। अब आपने ट्रैवल किया है और आप ऑल द वे, आप पहले बदायूं में रहते थे, ये यूपी का शहर है बदायूं, और उसके बाद आप दिल्ली में भी रहते थे, दिल्ली में आपकी तालीम हुई थी। तो वहाँ से चले हैं, अजोधन आए हैं और वो जो इनकाउंटर है बाबा फरीदुद्दीन का और आपका, फारसी का शेर पढ़ा है बाबा फरीदुद्दीन ने कि तुम्हारे इंतज़ार में, तुम्हारे फिराक में, तुम्हारी फुरकत में मेरा दिल तो कबाब हो चुका था। यानी आई वॉज वेटिंग फॉर यू कि तुम आओ और मैं वो राज और वो जो ट्रस्ट है वो तुम्हें मुंतकिल करूं। तो अब ये जो दुनियावी अलूम का माहिर था, अब ये रूहानी अलूम के रस्ते पर चल निकला। 20 साल का ये नौजवान, और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने इनकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की, इनको स्पिरिचुअली एम्पावर किया और इनको दिल्ली की खिलाफत दी गई। ये स्पिरिचुअल खिलाफत की मैं बात कर रहा हूँ कि तुमने दिल्ली में जाके तबलीग इस्लाम करनी है। और आपने ये फरमाया कि तुम्हें मैं दिल्ली की खिलाफत देता हूँ, लेकिन रस्ते में मेरे एक और मुरीद हैं जमालुद्दीन हांसी, तुम उनसे भी अपना ज़रा कॉन्फर्मेशन सर्टिफिकेट लेते जाओ। तो जमालुद्दीन हांसी से मिले और जमालुद्दीन हांसी ने बाबा फरीदुद्दीन को लिखा कि आपने हीरे को चुना है दिल्ली के लिए, ही इज़ द गाय हु इज़ मोस्ट सूटेबल। अब दिल्ली जो है बादशाहों की सरजमीन है, उस दौर का वो वाशिंगटन DC है, उस दौर का वो टोक्यो है, उस दौर का वो लंदन है, और उधर इस्लाम की तबलीग भी और इस्लामिक गवर्नमेंट भी किसी हद तक कायम है। मगर ये जो सलातीन है, ये खुद भी, इनको भी इस्लाम की ज़रूरत है। मैं एक बात यहाँ पे बताऊं और ये मुझे पब्लिकली कहना पड़ेगा, हमारे जितने किंग्स थे ना, ये किंग्स को इस्लाम के रोल मॉडल्स नहीं थे। इनके अगर हम किरदारों को देखें, दे वर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी किंग्स। इनमें से कोई अच्छा किंग आ जाता था जो बाकिरदार होता था, लेकिन ये मोस्टली दे वुड लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी। इसलिए अल्लामा इकबाल ने भी खुतबा अलाहाबाद के अंदर कहा था कि हम एक ऐसी ममलिकत बनाना चाहते हैं जो अरब मलूकियत के बदनुमा दाग जिस पे ना हो। तो हमारा पॉलिटिकल मॉडल जो है वो ये मलूकियत का मॉडल नहीं है, खिलाफत राशिदा का मॉडल है जिसको हमने फॉलो करना है। तो वहां पर जब ख्वाजा साहब निज़ामुद्दीन औलिया गए,
आपने 3 डिनेस्टीज देखी। ख़ानदान गुलामा देखा आपने, उसके बाद आपने खिलजियों की सल्तनत देखी और आपने तुगलक्स को देखा। 7 बादशाह जो हैं आपने अपनी एज के अंदर देखे, अपने तबई उम्र के अंदर देखे, और हर बादशाह फ़कीर की पॉपुलैरिटी से, फ़कीर के फेम से घबराता था। और आज भी यही होता है। रिवोल्ट ना हो जाए, रिवोल्ट ना हो जाए, म्यूटनी ना हो जाए, कहीं ये बादशाह ना बन जाए। दरवेश तो दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है ना। बादशाह चाहते ही नहीं थे। वो बादशाह चाहते ही नहीं है, लेकिन वो दिलों पर हुक्मरानी ऐसी है कि लोग जो हैं दरवेश की कुटिया में जाना पसंद करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को एक बात इंस्ट्रक्ट की थी, और ये आज के मेरी तरह के जो सूडो सूफीज हैं उनके लिए बड़ी अहम है, कि कभी बादशाहों के दरबार में ना जाना, बादशाहों के साथ ताल्लुक़ ना रखना, इनके कोर्ट में ना जाना, तुम्हारी रूहानियत की जो तरक्की है, इर्तिका है, वो रुक जाएगा। तो बाबा निज़ामुद्दीन औलिया इसका बड़ा एहतमाम करते थे। 1-2 दफ़ा जब बादशाहाने वक्त ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आजकल होता तो हम दौड़े दौड़े जाते कि जी हमें बुला लिया है बादशाह वक्त ने, तो हम जाएं, हमें 2 बजे बुलाया, हम 1 बजे जाएं, घंटा पहले जाएं। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया को जब कहा गया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, खिलजियों में से एक हुक्मरान था, तो आपने फरमाया दरवेश की कुटिया के 2 दरवाजे हैं, तुम एक से दाखिल होगे, दूसरे से मैं निकल जाऊंगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट यू। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई गरीब आएगा, कोई दरवेश आएगा, तो उसको ओपन आर्म्स के साथ निज़ामुद्दीन औलिया मिलेंगे। ये है वो उनकी तरबियत और टीचिंग, कि मखलूक खुदा के साथ नरमी, और जो इस दुनिया में सूडो हुक्मरान बने हुए हैं, जो इक़्तिदार का सिंबल बने हुए हैं, उनके साथ सख्ती। सही। तो ये निज़ामुद्दीन औलिया का सारा मामला था। निज़ामुद्दीन औलिया सिर्फ काज़मी साहब उनके ओहदे की वजह से या उनके किरदार की वजह उनके किरदार की वजह से, ऑफ कोर्स। और ओहदा जो है ये सबसे पहले नफ्स का सोर्स है ना, ताकत, वेल्थ, ये इस्तारा है, ये आपके नफ्स को स्ट्रेंथन करता है असल में, बुनियादी तौर के ऊपर। तो इनमें से अक्सर लोगों का जो किरदार था, एक तो ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, सही, उन पे ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाते थे उस दौर के अंदर भी। और ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कॉन्वर्जेशन है, महसूलात के ऊपर उनके ऊपर टैक्सेस लगाते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, वो जो मिनिमम वेजेस है वो भी नहीं देते थे, इनसे मजदूरियां कराते थे, उनको मजदूरी नहीं देते थे, अपने पैलेसेस बनवाते थे। हम एक नई सिटी बना रहे हैं जी, तुगलक आबाद, दिल्ली के अंदर। अब तुगलक आबाद मीलों वो शहर फैला हुआ है और लोगों को कोई रोजी नहीं मिलेगी, और वो तुगलक आबाद, वो पैलेस जो है वो बनता जा रहा है। तो निज़ामुद्दीन औलिया इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो वो कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक बादशाह था, वो आपकी पॉपुलैरिटी से बड़ा खाइफ था, और वो एक जगह एक्सपेडिशन पे गया हुआ था। खाइफ इसलिए हुआ कि हज़रत एक पानी का हौज बना रहे थे, कि वो पानी का हौज बनेगा, मैं लोगों को पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया करूँगा, लोग पानी पियेंगे, मखलूक खुदा। जब वो हौज बना रहे थे तो वो अपना पैलेस बना रहा था। मजदूरों को रोक दिया कि फ़कीर का हौज नहीं बनना चाहिए और मेरा पैलेस बनेगा। लेकिन वो लोग डबल शिफ्ट में, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का वो हौज शाम को बनाते, और डर के मारे सुबह उधर मजदूरी करते, इधर मोहब्बत से मजदूरी करते, उधर जुल्म की वजह से मजदूरी करते, और हौज बन गया। तो उसको इतना गुस्सा आया और उसने कहा कि निज़ामुद्दीन औलिया जो है, इनको मैं दिल्ली बदर करूंगा। अच्छा। तो वो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो एक मिलिट्री एक्सपीडिशन से वापस आ रहा था। शहर का नाम था अफगानपुर, जहां पर वो मुकीम था, 70 किलोमीटर दूर। और उसने पहले से कहा हुआ था कि अब जब मैं दिल्ली में दाखिल हूं तो निज़ामुद्दीन औलिया मेरे दिल्ली में दाखिले से पहले दिल्ली से निकल जाए। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एट दैट टाइम वाज 89 ईयर ओल्ड, 89 ईयर ओल्ड उनकी एज थी। और वो कहते हैं कि जब निज़ामुद्दीन औलिया को कहा गया कि जी वो बादशाह गयासुद्दीन तुगलक वहाँ पे पहुँच गया है, वो कह रहा है और ये सारा मामला है, तो आपका मशहूर फिक्रा जो कि अब एक ज़रबुल मिसल है, आपने कहा हनूज़ दिल्ली दूरस्त, दिल्ली इज़ वेरी फार, इट्स डिस्टेंट। बिल्कुल। तो ये आपने फरमाया, और वो अफगानपुर के अंदर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। इधर निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रिडिक्ट किया, उधर कुदरत के लॉज जो हैं वो एक्टिव हुए। वो जब अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था, उसी के हाथियों ने उसको और उसके थ्रोन को और उसके बेटे को रोंद डाला, और वो जो है इस तरह से उसका इंतकाल हो गया। जो कि निज़ामुद्दीन औलिया को निकालना चाहते थे, वो खुद इस दुनिया से निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डिवाइन रॉथ जो है वो इनकार हो गई। और अल्लामा इकबाल, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं,
अल्लामा इकबाल को इन बुज़ुर्गों से, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात करें, बाबा साहब की बात करें, काकी बाबा की बात करें, आप अली अजमेरी की बात करें, भाई अगर आपको इन औलिया अल्लाह से मसला है नाउज़ बिल्ला, तो अल्लामा इकबाल की कुछ हया कर लें, जो इनकी थॉट से थॉट कशीद करके तसव्वुर पाकिस्तान पेश करता है। तो जब अल्लामा इकबाल इंग्लैंड जा रहे थे तो आप स्पेसिफिकली आप दिल्ली गए और आपने शिप से जाना था, वाया बॉम्बे आपने जाना था, दिल्ली रुके और दिल्ली में आपकी वो मशहूर नज्म है इल्तजाए मुसाफिर। अब आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, वो इल्तजाए मुसाफिर, वो जो नज़म आपने कही है बांगे दरा के अंदर मौजूद है, वो नज़म आपने एज इट इज लाउडली रिसाइट की है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार के अंदर, और उसके अंदर वो बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और मुझे ये दुआएं एक तरह की हैं, इल्तजाएं हैं कि ये आपके फैज़ से, आपके वसीले से खुदा जो है मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन पैदा कर दे। तो इकबाल के अंदर वो जो तब्दीली है, वो जो 3 साल आप यूरोप में रहे हैं, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दरगाह जनाब सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है। और निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का भी ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है। अमीर खुसरो ने बहुत शानदार पोइट्री इन द लव एंड ऑनर ऑफ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की है। अक्सर हम आपदा परवीन जी से भी वो सुनते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत कलाम है। हम ये चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है औलिया अल्लाह से कनेक्ट करे और इनकी वो जो शाइनिंग हिस्ट्री है वो आपके सेगमेंट के जरिए पहुंच रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इनके नक्शे कदम पर खुद भी चलने की कोशिश करेंगे और हमारी यूथ को भी ये शरफ मिलेगा। और ये सेगमेंट भी हमारा इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान के जो इस्लामी और रूहानी पहलू हैं उनको हम उजागर करते रहेंगे। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेल के मैदान से। तो खेल के मैदान की अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सरसब्ज वॉलीबॉल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर दिया है। गुज़श्ता रोज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नेजियम में खेले गए फाइनल मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से शिकस्त दे दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी वॉलीबॉल टीम के कप्तान मुराद जहां। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको, पाकिस्तान ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ट्रॉफी अपने नाम की। तो कौमी टीम दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, कितना फ़ख्र और खुशी महसूस कर रहे हैं आप? सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप कावा लीग जो जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमने मतलब उसमें भी हम बिला शिकस्त जीते हैं। और उसके बाद फिर अभी ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी। बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी ये हमारी एक प्रिपरेशन सीरीज थी आगे जो हमारा ABC चैलेंजर कप आ रहा है बहरीन में, जिसके लिए आज हमारी फ्लाइट है। तो हम चाहते थे कि हम किसी अच्छी टीम के साथ हमारी तैयारी हो, ताकि अगर हम किसी डिपार्टमेंट में लेग भी कर रहे हैं तो हमें उस पर काम करने का मौका मिले और हमें अपनी खामियों का अंदाजा हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी टीम है, वो BNL भी खेलती आई है, ओलंपिक्स भी खेलती आई है, और उसके काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ। हाइट वाइज भी वो हमसे बेहतर थे, मतलब एक बहुत अच्छे लेवल की टीम थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी टीम उस लेवल पे है कि इस तरह की बड़ी टीमों को अगर हम सीरीज में 3-0 जीत सकते हैं तो ये कमर की तरफ निशानदेही करता है कि इंशाल्लाह आगे जाकर बहरीन में भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुराद, जहां ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है, आपने खुद भी ये कहा, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के लिए कोई खास हिकमत अमली अपनाई आप लोगों ने या फिर सारा अमल दखल प्रैक्टिस पर ही था? इससे पहले जो हमने सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप खेली उसमें ये होता है कि जो एशियन टीमें हैं उनका खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उनका प्लेइंग सिस्टम डिफरेंट है, वो थोड़ा फास्ट खेलते हैं। जबकि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो स्ट्रांग है, हाइट वाइज वो लंबे है, लेकिन वो ज्यादा फास्ट नहीं खेलते। तो उस लिहाज से हमने उनके लिए अलग से ट्रेनिंग की हुई थी, और जो हमने प्लेयर्स बनाए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब रहे। पहला मैच हमने जो सीनियर हम जो मेन हमारा प्लेइंग सेट है वो प्लेयर्स खेलते रहे, जबकि दूसरा जो मैच था इनके साथ उसमें हमने जो हमारे बेंच प्लेयर थे, जो रिजर्व प्लेयर थे हमारे, हमने उनको ट्राई किया। लेकिन दोनों मैचेस में रिजल्ट सेम ही रहा। हम दोनों मैच हमने 3-0 जीते। गो के तीसरे मैच में फिर हम अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ गए, लेकिन इससे हमें कम से कम इतना अंदाजा हुआ कि जो हमारी बेंच प्लेयर हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं और वो आगे भी जो टफ मैचेस होंगे उनके लिए रेडी हैं। अच्छा मुराद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग क्या है वॉलीबॉल टीम की, और इस रैंकिंग को मजीद बेहतर कैसे किया जाएगा?
हमारी रैंकिंग में ज्यादा अमल दखल बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में शिरकत करने से होता है। अगर आप किसी टूर्नामेंट को मिस करते हैं तो वो आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, माइनस पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर आपकी रैंकिंग गिर जाती है। जिस तरह के अभी हम जिस इवेंट में जा रहे हैं, अभी ये जो एवीसी चैलेंजर कप बहरीन है, लास्ट ईयर जो हुआ था तो उसमें हम शिरकत नहीं कर सके थे, जिसका हमें जुर्माना भी हुआ था और ये कि हमारी रैंकिंग भी बहुत डाउन हो गई थी। अभी मेरे ख्याल से FIVB जो हमारी रैंकिंग है वो 49 है, जो कि उम्मीद है लास्ट जो अभी हमारा कावा कप हुआ जिसमें हम अनबीटन रहे, उससे भी उसको फर्क पड़ेगा। और अभी हम जिस इवेंट पे जा रहे हैं एवीसी चैलेंजर कप बहरीन में, अगर उसमें इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारी रैंकिंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा मुराद, आइंदा माह बहरीन में चैलेंज कप होने जा रहा है, तो इस हवाले से कौमी टीम की तैयारी कितनी है? कोई खास स्ट्रेटजी बनाई है आपने उनसे मुकाबला करने के लिए? हमारा तकरीबन रमजान में ही कैंप लग गया था, क्योंकि हम कुछ प्लेयर तकरीबन 8 प्लेयर हम फॉरेन लीग्स खेल रहे थे इस साल, तो हम कुछ प्लेयर ने लेट ज्वाइन किया है इन्हें, लेकिन दूसरे जो हमारे प्लेयर थे उनकी तैयारियां रमजान से ही जारी थी। और ये टूर्नामेंट इसलिए हमारा इंशाल्लाह बेहतर होगा कि इससे पहले हमें दो अच्छे इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने का मौका मिला है, जिससे ये हुआ है कि थोड़ा बहुत लड़कों का कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ, क्योंकि जीत होती है। और ये कि तैयारी भी हुई है, जिन डिपार्टमेंट में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उन पे हमें काम करने का मौका मिला है। तो आई होप इंशाल्लाह कि ये जो टीम है हमारी ये बहुत बैलेंस टीम है और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। सर अभी आप एक यकीनन बड़ा कंपटीशन खेलने तो जा रहे हैं, तो ये सहूलियात की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान कौमी वॉलीबॉल टीम को आलमी सतह की सहूलियात मैसर हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 2 साल से थोड़ा बहुत हमारे ऊपर काम हो रहा है, बेहतर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी अपने तौर पे सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी हमारी अगर सहूलियात आप देखें, हमारी इक्विपमेंट्स अगर देखें, जैसे कि जिस इंडोर में हम खेलते हैं वहाँ पर AC नहीं है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गर्मी में ट्रेनिंग करते हैं, फिर जब वहाँ पे हम बाहर जाते हैं तो वो मतलब एयर कंडीशन होते हैं, उसमें फिर हमारे लिए वो चीज़ें कंडीशंस चेंज हो जाती है, फिर खेलना भी उस लिहाज से मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आपने वहाँ जाके जिस कंडीशन में खेलना है वो आपको यहीं पे मुयस्सर होंगी तो फिर आपको उसका फायदा होगा। उसके बाद हमारी जो अपनी अकोमोडेशन है यहाँ पे हॉस्टल में, वो भी मतलब ना इतनी हौसला अफजा नहीं है। रूल में AC तक नहीं थे, वो भी अब हमारे फेडरेशन ने कुछ अपनी तरफ से किए, कुछ PSB की तरफ से हैं। तो डाइट के भी बहुत मसाइल चल रहे हैं। मतलब ये है कि उस तरह नहीं है जिस तरह की किसी मुल्क की जो नेशनल टीम होती है उसकी। जो सीरीज आपने खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें आपने क्लीन स्वीप किया है, हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने कल मीडिया पे भी कहा है, मैंने ये कहा कि हाँ क्रिकेट भी है, अगर दूसरी भी गेमें हैं वो सारी हमारी अपनी है, इसी मुल्क के प्लेयर्स हैं और इसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह हम कर रहे हैं, तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और मैंने कल इस बात पे भी जोर दिया कि हमारी अपनी को प्रीमियर लीग होनी चाहिए यहाँ पे, जिसका फायदा ये होगा कि थोड़ा बहुत प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी, और ये होगा कि हमारे पास प्लेयर्स का एक बैकअप तैयार होगा और लड़के खुद इस चीज में इंटरेस्ट लेंगे कि आगे जाके वो आए और डिफरेंट क्लब्स की तरफ से खेलें, क्योंकि जो प्रीमियर लीग है वो बिल्कुल नागुज़ीर है। हमारे आस पड़ोस में जो जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं जिनकी इतनी अच्छी टीमें नहीं है जितनी कि हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें भी वहाँ पे जाके लीग्स होती हैं और हम भी ये डिफरेंट कंट्रीज में खेलते हैं। तो यहाँ पे अपनी हमारी लीग होनी चाहिए, जिस तरह की क्रिकेट की हो रही है इस तरह हमारी वॉलीबॉल की भी और दूसरी भी जितनी गेम्स हैं उनकी होनी चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से यही करूँगा कि सबको मतलब बिला तफरीक ट्रीट करें और कोशिश करें कि यहाँ पे अकेडमीज और अपनी हमारी लीग स्टार्ट हो जाए। और शुक्रिया मुराद साहब आपके वक्त सुनो पाकिस्तान को आपने खुसूसी वक्त दिया। कप्तान है वॉलीबॉल पाकिस्तान टीम के, और हम ये दुआ करते हैं कि जी जो चैलेंज कब अब आगे आ रहा है उसके लिए आप भरपूर अपने अज़्म का इजहार करते हुए जाएं और कामयाबी समेटे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और बिल्कुल आपने सही बात की और इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम भी ये बात कोशिश करते हैं बाब इख्तियार तक पहुँचाएँ कि क्रिकेट के अलावा जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उन पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। और यकीनन सुन के थोड़ी मायूसी भी हुई जब उन्होंने बोला शहरबानों के AC भी नहीं है और फेडरेशन ने खुद AC लगवाए हैं, तो खुद अपने पैसों से सारे काम करवाए जा रहे हैं। और इतने ज़बरदस्त प्लेयर के उन्होंने ऑस्ट्रेलियावी पूरी टीम को क्लीन स्वीप कर दिया, 3-0 से मुकाबला जीत लिया। तो ऐसे हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी कदर करनी चाहिए, ये हमारे असासा होते हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है। और खेल जो है कि पाकिस्तान के लिए डिफरेंट तौर पर जब लोग यहाँ पर आकर खेलते हैं मुख्तलिफ कंट्री से,
तो ये आपका इमेज भी एक ऊपर जाता है और एक दूसरा अच्छा जेस्चर है। शहरबानो एक और बात ये भी है कि जब हुकूमती सतह पर इकदाम किए जाते हैं, जब हुकूमत खुद इन्वॉल्व होती है, फिर इवेंचुअली जो वो स्पोर्ट है वो भी फरोग पाता Exactly, है, उभर कर सामने आती लोग है। उसको भी देखना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो अगर वो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में वॉलीबॉल पर भी एक लीग होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से कोई बुरा आइडिया नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, हॉकी पर भी होनी चाहिए, और ऐसे तमाम खिलाड़ी जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन उनको पीछे से सपोर्ट नहीं मिलती हुकूमत की जानिब से, तो ज़रूर करनी चाहिए। हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।